आदाब खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मुनक्किद होने वाले 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली तौर से किया इफ्तिताह। इस मुकाबले में पूरे मुल्क के 1022 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। भारत की वजारत खारजा ने कहा कि वेनेजुएला में हाल के वाक़यात के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से बचें। जो लोग वहाँ हैं उन्हें एहतियात बरतने और आमद रफ्त महदूद रखने की दी सलाह। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के सभी शहरियों को डिजिटल तौर से मुस्तहकम बनाने की सिमत में उठाया ठोस कदम। दरअसल कमीशन ने शहरियों को ECI नेट ऐप में इस्लाह करने की सिमत में मशवरे करने के लिए किया मदद। संभल में उत्तर प्रदेश इंतजामिया के जरिए संभल में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी। मुनहदिमकारी के बाद हटाया जा रहा है मलबा। आज आलमी यौम ब्रेल के मौके पर चित्रकूट में नाबीना लोगों के इदारे के जरिए लुई ब्रेल की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई और लुई ब्रेल के ताउन को किया गया याद। और अब खबरें तफसील से। काशी की सरजमीन में एक बार फिर खेल तारीख की ख्वाब बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वाराणसी की डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद स्टेडियम में मौजूद रहे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। 8 दिनों तक चलने वाले इस मुकाबले में पूरे मुल्क से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी अपने दमखम का मुजाहरा कर रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने में जुटे हैं। बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट्स नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी
और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पहला मैच मर्द जुमरे में बिहार और उत्तर प्रदेश के दरमियान खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश फातेह रहा। वहीं खातून जुमरे में बिहार और मध्य प्रदेश की टीमों के दरमियान मैच हुआ। मर्दों का दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ और असम के दरमियान रहा। इसके साथ ही चंडीगढ़ और लद्दाख के दरमियान खेले गए मैच में चंडीगढ़ ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। जैसा अच्छी है हमारा लद्दाख से मैच अभी हम स्टेट 3 जीते। हम जीते 25-12, 25-13 और 25-13 से। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक हम वेनेजुएला में कानूनी तौर से सही इख्तिदार की तब्दीली महफूज नहीं कर लेते, तब तक हम मुल्क पर हुकूमत करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और इसमें शामिल हो और हमारे सामने वही सूरत हाल हो जो गुज़िश्ता कई सालों से थी। हम वेनेजुएला के लोगों के लिए अमन अमान, आज़ादी और इंसाफ चाहते हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा और बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि जैसा कि सब जानते हैं, वेनेजुएला में तेल का कारोबार तवील वक्त से पूरी तरह से फेल हो गया है। वो जितना तेल निकाल सकते थे और जितना निकालना चाहिए था, उसके मुकाबले में तकरीबन कुछ भी नहीं निकल रहा था। हमारी बहुत बड़ी तेल कंपनियां जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं वहां जाएंगे और अरबों डॉलर खर्च करेंगी। हर तरह से टूटे हुए तेल की इंफ्रास्ट्रक्चर की ठीक करेंगे और मुल्क के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला के लोगों को अमीर, आज़ाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। गैर कानूनी तानाशाह मादरू एक बहुत बड़े जराइम नेटवर्क का सरगना था जो बड़ी तादाद में जानलेवा और गैर कानूनी ड्रग्स को अमेरिका में स्मगलिंग करने के लिए जिम्मेदार था। मादरू और उसकी अहलिया को जल्द ही अमेरिकी इंसाफ की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका में उनका मुकदमा चले। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के पेश नज़र वाक़यात को देखते हुए वज़ारत ख़ारिजा ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में हिंदुस्तानियों को वेनेजुएला के सभी गैर ज़रूरी सफ़र से बचने की सलाह दी है। वज़ारत ख़ारिजा ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि वो वेनेजुएला में किसी भी वजह से मौजूद सभी भारतीयों को ज़्यादा एहतियात बरतने, अपनी सरगर्मियों को महदूद करने और कराकस वाक़ भारतीय सिफारत खाने से उनकी ईमेल आईडी या जो उनके इमरजेंसी नंबर हैं 584129584288 या इमरजेंसी फ़ोन नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी है con.caracas@mea.gov.in व्हाट्सएप कॉल के तवस्सुत से भी राब्ते में रहने का मशवरा दिया। इससे कबल अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और सदर मादुरो को पकड़ लिया। वहीं वेनेजुएला के अफसरान ने इस कार्रवाई की मुखालफत करने और जवाब देने की बात कही है। मादुरो को ब्रुकलिन के सनसेट पार्क इलाके में वाक़ मेट्रोपॉलिटन
डिटेंशन सेंटर में रखा गया। एक हेलीकॉप्टर में हेटन के हेलीपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें मुमकिन तौर से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो सवार थे। इससे पहले उन्हें ले जाने वाला एक तैयारा न्यूयॉर्क के न्यू ब्रेग में बने एक फजाइया फौज के बेस पर उतरा था। अमेरिका के जरिए वेनेजुएला में पर कार्रवाई और सदर मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क के टॉमस स्क्वायर में लोगों ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तेल के लिए हमला करने का इल्जाम आयद किया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के सभी शहरियों को डिजिटल तौर से मुस्तहकम बनाने की सिमत में ठोस कदम उठाया है। दरअसल कमीशन ने शहरियों को ECI नेट ऐप में इस्लाह करने की सिमत में मशवरा शेयर करने के लिए मदऊ किया है। आपको बता दें कि ये ऐप वोटर फीसद के रुझानों के फौरन दस्तयाबी यकीनी बनाएगा और वोटिंग खत्म होने के बाद 72 घंटे के अंदर इंडेक्स कार्ड की इशाअत फराहम करता है, जो एक ऐसा अमल है जिसमें पहले कई हफ्ते या महीने लग जाते थे। ECI नेट ऐप का इस्तेमाल गुज़िश्ता बिहार असेंबली इंतखाबात और पूरे मुल्क के ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी के साथ किया गया। वहीं अब इलेक्शन कमीशन राय दहिंदगान को इस ऐप से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए मशवरे तलब किए हैं, ताकि बेहतर मुस्तकबिल की तामीर की जा सके। वैसे ECI नेट प्लेटफॉर्म को इसी महीने सरकारी तौर पर लॉन्च किया जाना है। मौजूदा वक्त में इसके ट्रायल वर्जन को बेहतर बनाने के लिए अवाम, जिला इलेक्शन अफसरान और दीगर इलाकाई अफसरान से फीडबैक लिया जा रहा है। और अब बात संगम नगरी की। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का आज दूसरा दिन है। पौष पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके साथ ही 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत भी हो गई है। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस माघ मेले में कुल 6 अहम स्नान पर्व होंगे। अकीदतमंदों की सहूलत और हिफाजत के पेश नज़र मेला इलाके में वसी बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं भीड़ मैनेजमेंट के लिए सख्त निगरानी और हिफाजती बंदोबस्त भी नाफिज किया गया है। आगरा में पंचायत के मरकजी वजीर मुमलिकत SP सिंह बघेल ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्ल को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अक़लियती हिंदू हैं उनको लगातार बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। इसके लिए बांग्लादेश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपने मुल्क के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको इंसाफ देने का काम करें। मरकजी वजीर ने कहा कि भारत में बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी मजहब के लोग बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनसे दोयम दर्जे का बर्ताव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद का कोई मकाम नहीं होता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है और शर्मनाक भी है, और टॉलरेट भी नहीं ये बात हो सकती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी लगातार नृशंस हत्याएं हो रही हैं। और वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपने देश के अल्पसंख्यकों के संरक्षण, संवर्धन और उनके न्याय देने का काम होना चाहिए। जैसे भारत में बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी एक राष्ट्र की मुख्य धारा में रहते हुए और अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ नहीं होता है और उनके हक और हुकूक का भी संरक्षण मोदी सरकार में किया जाता है। उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम होता है। तो ये डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। बदायूं में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर आनजहानी बाबू कल्याण सिंह की जयंती के मौके पर एक शानदार तकरीब APS इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में कल मुनक्किद की जाएगी। प्रोग्राम का जायजा लेने पहुंचे मरकजी वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह जी की याद में हर साल की तरह इस साल भी एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस तकरीब में शिरकत के लिए पूरी रियासत के लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबूजी नेता नहीं बल्कि जननायक थे। उन्होंने किसी के साथ कभी तफरीक नहीं की। बाबूजी ने राम मंदिर का जो ख्वाब देखा था उसे पूरा होते हुए भी देखा। यहाँ तक कि उन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्सी की ख्वाहिश भी छोड़ दी थी। उन्होंने मुआशरे के लिए जो ताउन फराहम किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, 464 साल पुराना बाबरी ढांचे का कलंक जो हिंदुस्तान की छाती पर खड़ा था, वो आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उस समय ढाया गया था, कलंक मिटा था। तब मैं कहूँगा कि उस बाबरी ढांचे का गिरना और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होना ये विशेष बात थी। और वही कारण है कि आज
राम मंदिर अपना भव्य और दिव्य रूप लेकर के अयोध्या में बना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया है और पूरे देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु उनको आते हैं। मुझे लगता है कि जब तक प्रभु श्री राम की हम चर्चा करेंगे वहां पर बाबूजी कल्याण सिंह का नाम भी निश्चित चर्चा में रहेगा। संभल तहसील के सलीमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में आबादी के लिए महफूज जमीन थी जिसे उन्हें पट्टे पर देना था। इस पर मस्जिद की तामीर की गई थी। एक मामला दर्ज किया गया और उन्हें 1 महीने का नोटिस दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने खुद ही उसे गिरा दिया और अब हम मलबा हटा रहे हैं। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पैसिया ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वो खुद ही ढांचा गिरा दें, नहीं तो जुर्माना लगाने के साथ साथ कार्रवाई की जाएगी। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कुछ महीने पहले पुलिस और इंतजामिया को पता चला कि सलीमपुर गांव की सरकारी जमीन पर एक मदरसा और एक मस्जिद गैर कानूनी तौर से तामीर की गई है। कल रात ही गांव के लोगों ने मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, लेकिन मदरसे को नहीं गिराया गया। इंतजामिया आज मदरसे को मुनहदिम करने का काम कर रहा है। हिफाजत के लिए पीएसी के 2 प्लाटून और 6 थानों की फोर्स तैनात की गई है। इन इलाकों में 20 गरीब जरूरतमंद लोगों को जमीन के लिए पट्टे दिए गए हैं। तहसील संभल में ब्लॉक असमौली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। ग्राम सलारपुर में आज से कुछ महीने पूर्व जनपद पुलिस एवं प्रशासन को पता चला कि यहाँ पे नवीन पट्टी की जमीन है ग्राम समाज की। उस जमीन पे कब्जा करके मदरसा एवं मस्जिद बनाए गए जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसको 4 महीने का इनका नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में प्रॉपर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। सुरक्षार्थ इनके 2 प्लाटून पीएसी, 6 थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान इन सबको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। लुई ब्रेल जयंती के मौके पर दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन और धनुषधारी गृह दिव्यांग जन सशक्तिकरण फाउंडेशन के जरिए एक मुश्तरका तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब लखनऊ के इंदिरा नगर में मुनक्किद हुई, जिसमें बसारत से महरूम मुलाजिम एसोसिएशन के सदर बासु देवगिरी, जस्टिस रंगनाथ पांडे समेत मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद रहे। तकरीब का मकसद माजूर अफराद को मुस्तहकम बनाना, उनके इख्तियारात के तय बेदारी पैदा करना और तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए उन्हें समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ना रहा। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर माजूर अफराद को मौक़े और वसाइल मिल जाएं तो वो हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में माजूर अफराद की फाल शिरकत और समाजी बेदारी में इजाफा पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजनों के उत्थान की मूल भावना क्या है और कानून क्या कहता है कि इनके उत्थान में क्या योगदान किया जा सकता है। इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि मनुष्य जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसके कुछ अधिकार होते हैं मानव रूप में, चाहे वो दिव्यांग हो या जैसा भी जिस रूप में है, मानव है तो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स का कंप्लायंस होना चाहिए। कंप्लायंस किस प्रकार से होना चाहिए, हमें कानून का शासन इस बात को बताता है। मेरी राय ये है कि इन दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं उनको किया जाना चाहिए। ललितपुर जिले में बुंदेलखंड खवातीन तरक्की खिदमत कमेटी के जरिए मुल्क की पहली टीचर सावित्री बाई फुले की जयंती पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अजीम समाजी खिदमत गार सावित्री बाई फुले की जयंती पर्व पर मुनक्किद बुंदेलखंड सतही खवातीन कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मुल्क की पहली टीचर की जिंदगी से जुड़े उसूलों को आवाम तक पहुँचने पर जोर दिया गया। समाज में बेहतर काम करने वाली खवातीन को एजाज से सरफराज किया गया। जिला प्रोबेशन अफसर नंदलाल सिंह
के जरिए खवातीन की तरक्की के लिए इंतजामिया के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की तफसीली जानकारी दी। माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के अवसर पर जहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनको तोड़ करके जागरूक होने के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया, ताकि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज और भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश तरक्की करेगा। जो सावित्रीबाई फुले जी ने जो अपने जीवन में कार्य किए हैं, अनेकों कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने बाल विवाह को भी रोका और विधवा विवाह जो पुनर्विवाह भी उन्होंने करवाए, तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। बुंदेलखंड महिला विकास सेवा समिति में जो सराहनीय कार्य किया गया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी छोटी बहन गीता सेन को कि उन्होंने महिलाओं को इतना आगे बढ़ने को लेकर और सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर महिलाओं के लिए यह चर्चा का विषय बनाया और उनकी गाथाएं गाई गई, उनके बारे में बताया गया, उनको महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। सावित्रीबाई फुले बहुत ही महान महिला थी। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, पिछड़ी जाति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा शिक्षा दिया। उनको बहुत ही परेशान किया गया। जब उन्होंने शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ तक फेंके जाते थे, इसके बावजूद जाती थी, महिलाओं को शिक्षा दिया जिससे कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ें। खबरों में लेते हैं फिलहाल एक वक्फा। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आज आलमी यौम ब्रेल के मौके पर चित्रकूट में नाबीना इदारे के जरिए लुई ब्रेल की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मंतखाई कमिश्नर चित्रकूट धाम डिवीजन के अजीत कुमार रहे। सकाफती पेशकश के तवस्सुत से नाबीना लोगों की जिंदगी की तरक्की में लुई ब्रेल के ताउन को याद किया गया। ब्रेल रस्मुल ख़त की वजह से ही नाबीना लोग तालीम को मेन स्ट्रीम से जुड़कर समाज की तरक्की में हिस्सेदार बन सके। शहर में रैली निकालकर शहरियों को लुई ब्रेल की याद से जोड़ा गया। डिविजनल कमिश्नर चित्रकूट धाम डिवीजन अजीत कुमार ने बताया कि मरकजी और रियासती सरकारें माजूरों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। तालीम में 5% और सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन दिया गया है। द्वारा भी दिव्यांगों के लिए आज के टाइम में सभी रास्ते खुले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिव्यांगों के प्रति बहुत संवेदनशीलता है। अतः यूपी के अंदर आज 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं जो हिंदुस्तान में, जो दुनिया के अंदर, भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं कि 2 विश्वविद्यालय दिव्यांगों के लिए हों। और दिव्यांगों के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे 5% शिक्षा में आरक्षण, 4% नौकरियों में आरक्षण, दिव्यांगों के लिए बचपन डे स्कूल्स, और हमारी यूपी के अंदर 16 स्पेशल दिव्यांगों के लिए स्कूल्स बने हैं। समेकित विद्यालय 12 बन चुके हैं और भी बन रहे हैं। तो और दिव्यांगों के लिए नौकरी के सभी अवसर उपलब्ध हैं। उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और दिव्यांगों के लिए आज किसी भी पद पर जाना आसान है, उनके लिए मार्ग रास्ते खुले हैं। मुख्य समारोह में मुख्य रूप से हमारे विजयी छात्रों को पुरस्कृत करेंगे तथा देश में चुने हुए जो दृष्टिबाधित रोल मॉडल के रूप में हैं, उनको हम लुई ब्रेल अवार्ड से आज सम्मानित करेंगे। आज हम नागपुर के रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक राजेश आसुदानी जी को हम लुई ब्रेल अवार्ड देंगे, जो स्वयं दृष्टिबाधित होते हुए आरबीआई में महाप्रबंधक हैं।
हम ये सब कार्यक्रम से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पहले हमारे मन में यही आता था कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ जब ये सारी प्रतियोगिता हम करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि लुई ब्रेल जी ने ब्रेल लिपि बनाई और उन्होंने भी कुछ किया जिसके कारण हम आगे बढ़ पाए। उसी प्रकार हम दिव्यांग बच्चे किसी भी नॉर्मल बच्चे से कम नहीं हैं। बलरामपुर जिले में देही सफाई को मुस्तहकम बनाने की सिमत में जिला मजिस्ट्रेट ने एक पहल की है। जिले में देही सफाई साथी ऐप का इफ्तिताह किया गया। इससे सफाई दोस्तों की मौजूदगी की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। इससे गांव में सफाई एहलकारों के न आने की शिकायतें दूर होंगी। शहरी इलाकों के साथ साथ अब देही इलाकों में भी सफाई बंदोबस्त को मौसर, शफाफ और जवाबदेह बनाए जाने की सिमत में ये अहम कदम होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस ऐप के तहत गांव की जियो फेसिंग के साथ फेशियल रिकग्नाइजेशन तकनीक की तवज्जो से सफाई एहलकारों की मौजूदगी दर्ज की जाएगी। गांव में कई बार कई पूर्वे होते हैं, सफाई कर्मी के जाने पर भी शिकायतें आती हैं कि सफाई कर्मी आए नहीं। तो हमने एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है जो जिले स्तर का एप्लीकेशन है और सीडीओ साहब ने, डीपीआरओ साहब ने बहुत ही सिंपलिस्टिकली उसको डिज़ाइन किया है कि हर कोई उसको आसानी से चला पाए। उस एप्लीकेशन के माध्यम से गांव की जियो लोकेशन पे, जो जियो फेंस बाउंड्री है गांव की, उसके अंदर पहुंच करके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से हर सफाई कर्मी की अटेंडेंस रियल टाइम में तुरंत लग पाएगी। उसका डेटा हम तक पहुंच पाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारियां हैं वो भी हम ऐप के माध्यम से दे पाएंगे और कुछ और चीज़ें हैं जो सर्विस बुक में जाती हैं वो ऐप में आ पाएंगी। इससे सभी सफाई कर्मी समुचित रूप से अपना कार्य कर सकेंगे। अपनी अटेंडेंस उनकी सीधे आएगी। अगर कोई शिकायत भी आती है तो हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे कि नहीं सफाई कर्मी ने काम किया। और मोर इम्पोर्टेंटली जो ह्यूमन रिसोर्सेज के इश्यूज होते हैं, इन सभी के किसी की सर्विस बुक का इशू है, ये सब खत्म हो जाएंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि सभी सफाई कर्मी बंधु हमारे साथ हैं। रियासत के स्कूलों में अब अखबार पढ़ने को लाजमी करार दिए जाने के बाद से मुरादाबाद जिले के स्कूलों में अब तालीम का माहौल बदल गया है। अब दुआया जलसे के बाद फौरन तलबा व तलबात को अखबार पढ़ना शामिल हो गया है, जिससे बच्चों की जुबान में इस्लाह तो हो रही है, साथ ही उनकी लुगत में नए और अच्छे लफ्ज भी जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को मुल्क और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी भी पूरी जानकारी रहती है। मुसलसल तौर से अखबार को पढ़ने वाली मुरादाबाद की कौशल्या इंटर कॉलेज के तलबात कहती हैं कि पहले मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से स्कूल में अखबार पढ़ना शुरू किया है तब से अखबार पढ़ना अच्छा लगने लगा है। कॉलेज की टीचर मृदुल चौहान का कहना है कि बच्चों में अखबार पढ़ने की आदत से मुस्तकबिल में बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, हमें नई नई नॉलेज मिलती है। इससे प्रतिदिन अखबार पढ़ने से हमारी भाषाई भी अच्छी होती है और हमें अलग अलग शब्दों का पता चलता है, भारत का ज्ञान होता है, हमें कहाँ क्या कानून लागू हो रहा है, कहाँ क्या खबर है, क्या घटना है, हमें सब पता चलता है। हमें उससे ऐसे ऐसे शब्दों का पता चलता है जो हमने आज तक पढ़े भी नहीं है, जो हम अपने दिनचर्या में फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसा जब हमें अब आज के ज़माने में लोग अपने आस पड़ोस का भी नहीं पता होता, लेकिन अखबार के माध्यम से हम पूरे संसार विश्व के बारे में हमें पता होता है। यही अखबार के बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। गवर्नमेंट ने जब से ये स्कीम चलाई है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्राओं को अखबार भी पढ़वाना है, तब से सचमुच बच्चों की नॉलेज में बड़ा ही इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, अभी भी देखिए बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन प्रत्येक क्लास में अखबार का भी एक संपादन रखते हैं जिसमें बच्चे अपना समय देते हैं। इस अखबार के पढ़ने से हमारे बच्चों में मैंने जो परिवर्तन पाया वो देखें आप कि इन बच्चों को जो अभी बहुत हल्की फुल्की भी जानकारी नहीं मिलती थी, अखबार पढ़ने से मैंने देखा है कि इनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये अपने आसपास की जानकारी के साथ साथ शहर में आजकल क्या चल रहा है, हमारे जिले में क्या हो रहा है, हमारी विभिन्न गतिविधियां क्या हैं, हमारे विद्यालय से हटकर भी इन सब का ज्ञान इन बच्चों को प्राप्त हो रहा है। तो सरकार की इस स्कीम का जो है बड़ा फायदा मिला है। विभाग की ओर से निर्देश मिला हुआ है कि बच्चों को अधिक से अधिक अखबार पढ़ने के संपादकीय पेज को पढ़ने की अभिरुचि डेवलप की जाए और प्रार्थना सभा में अखबार का वाचन कराया जाए, जिससे बच्चों को शब्दों का उनका जो सीखने का स्तर है वो थोड़ा अच्छा हो सके। और वर्तमान में जिस तरह तमाम समस्याएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे किताबें कम पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे ज़्यादा अपना समय लगा रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें आँख में भी दिक्कत हो रही है और बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, मानसिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। तो इसी के क्रम में विभाग के द्वारा ये पहल की गई है कि अखबारों को, किताबों को अधिक से अधिक पढ़ने को प्रोत्साहन किया जाए।
इसके साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। तरन्नुम को शब खैर।